खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, आप सबका स्वागत है पेनल्टी कॉर्नर में। हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम में आज हम राजस्थान की राजनीति में एक उभार आया है नया। चुनाव में 6 महीने रह गए हैं करीब, और राजस्थान के 2 नायक निकल पड़े हैं चुनाव अभियान पर। क्षमा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक से लौटे चुनाव प्रचार करके। कल उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर सीधे पहुंचे उदयपुर। स्टूडेंट्स के बीच में उन्होंने जन्मदिन मनाया, सवाल जवाब किए, बातचीत की, और स्टूडेंट्स ने केक बनाया उनके जन्मदिन का, केक कटवाया, केक खिलाया, और बच्चों के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाकर उन्होंने एक अलग सा मैसेज दिया है। ये बच्चे देश भर के कोने कोने से आते हैं, क्या पता इनमें से कोई राजस्थान में वोटर लिस्ट में शामिल भी है या नहीं है, लेकिन एक नई पीढ़ी के साथ जुड़ने का उपक्रम उन्होंने किया। सवालों के जवाब भी दिए। एक बच्ची ने उनसे पूछ भी लिया, क्या आप वाकई जादूगर हैं, और उन्होंने इसके जवाब दिए। लेकिन यहां से वे गए कोटड़ा के आदिवासी इलाके में। आप देखिए, हैप्पी बर्थडे का केक, और फिर कोटड़ा में जाकर आदिवासियों के बीच में खाना खाया। उन्होंने आदिवासियों के बीच में खाना खाया और जन्मदिन मनाया। ये सब बातें ऐसी हैं जिनके पॉलिटिकल मैसेज जाते हैं। चाहे सहजता से काम किया जाए, लेकिन किन लोगों के बीच गए, किस तरह जन्मदिन मनाया, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या जनता ने ऑब्जर्व किया, क्या आपने कहा, क्या लोगों ने कहा, इन सब के राजनीतिक मायने होते हैं। उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री पहुंचे चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ 3 जिलों के राहत कैंपों का उन्होंने निरीक्षण किया, और वो जैसे ग्रामीण खेल देखने जाते थे, ऐसे अब राहत कैंपों में जा रहे, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। राहत मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसका पता लगा रहे हैं। उनके आने की खबर से प्रशासन अलर्ट होता है, जनता के बीच उत्साह जागता है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ नारेबाजी से हटके जमीन पर उतरे उनकी योजनाएं, और जमीन पर उतरकर जब नजर आए, लोगों को उसका फायदा मिले, तो वो फिर पॉलिटिकल माइलेज में किस तरह कन्वर्ट होगी, ये चुनाव के समय देखा जाएगा। अशोक गहलोत शाम होते होते पहुंच गए नाथद्वारा, श्रीनाथ जी के दर्शन करके। वहां डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे, उनसे उनकी एक औपचारिक सी मुलाकात हुई है। दोनों आज रात वहीं रहेंगे। सीपी जोशी का घर है, सीपी जोशी नाथद्वारा की विधायक है, इस नाते भी वो वहां मौजूद थे, और अशोक गहलोत रात्रि विश्राम वहां कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों अचानक सचिन पायलट ने सीपी जोशी से मुलाकात की घर जाकर। फिर रंधावा राजस्थान के प्रभारी सीपी जोशी के पास गए, उन्होंने मुलाकात की। क्या सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि चुनाव सामने आ गया, इसलिए उन्हें भी चुनाव लड़ना है, सीपी जोशी को भी, और नेचुरली कांग्रेस के टिकट पर लड़ना है, तो जो संवैधानिक पद की मर्यादा वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति भी उनको करनी ही पड़ेगी। इसलिए क्या वो कोई मध्यस्थता करने की स्थिति में है, क्या कोई संदेश उनके माध्यम से आलाकमान दे रहा है, या सचिन पायलट आलाकमान को दे रहे हैं, रंधावा को दे रहे हैं, कोई ना कोई बात पक रही है क्या? और हो सकता है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की कोई मुलाकात नाथद्वारा में भी हो, जिसमें राजनीतिक चर्चा हो। हम सबकी निगाह रहेगी इस बात पर। मैं नहीं जानता कि मुलाकात होगी नहीं होगी। एक मुलाकात मंदिर में हो गई, वो एक अलग विषय, शिष्टाचार भेंट है, औपचारिक स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री जब रात्रि विश्राम वहां कर रहे हैं, तो राजनेता की क्या रात और क्या दिन। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल भाजपा आलाकमान की तरह हैं, जो 365/24 राजनीति करते हैं। उनका हर कदम, हर लहजा, निगाह, भाव भंगिमा, सब में कुछ न कुछ राजनीति होती है। आला कमान भी भाजपा का ऐसा करता है।
24 आवर्स, 365 दिन, 500 साल। और अशोक गहलोत भी 365 दिन, 500 साल, 2400 घंटे। तो वो उस तरह राजनीति करते हैं कि कब रात हो जाए, कब दिन हो जाए, कब सुबह हो जाए, कुछ पता नहीं। जो राजनीति है वो राजनीति है, जब करनी है तब करनी है, मुलाकात करनी है, वार्ता करनी है, संदेश देना है, भाषण देना है। इस सब के लिए कोई निश्चित टाइम नहीं है। कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी जा सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, किसी को मिलने बुला सकते हैं, कोई मंत्रणा कर सकते हैं, कोई दौरा कर सकते हैं और कोई एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं राजस्थान के दूसरे नायक की, जो है तो महिला, पर चूंकि राजनीति में महिला और पुरुष का भेद नहीं, नायक तो नायक है, जननायक है। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, निकल पड़ी हैं झालावाड़ के दौरे पर। 1 मई को उनको जयपुर आना था, पर वे अचानक चली गई झालावाड़। पिछले 4 दिन से झालावाड़ है। झालावाड़ की वो विधायक है, उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ से सांसद है, लोकसभा सदस्य है। और वसुंधरा राजे ऐसी नेता हैं जो सिर्फ नामांकन दर्ज करने जाती हैं चुनाव में, और फिर जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा होता है, या तो आखिरी भाषण उनका अपने इलाके में होता है, या चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पहुंचकर वो वहां की जनता को संभालती हैं, वोट मांगती हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगी, लेकिन अपने इलाके में नहीं जाती। इसलिए उनका ये दौरा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 4 दिनों में उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर मतदाताओं से संपर्क किया है। उनसे मिली हैं, उनकी समस्याएं पूछी हैं, उनके साथ अपना व्यवहार रिन्यूअल किया है उसका। और ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये गुजरों की एक शादी का दृश्य है, जहां शादी में महिलाओं ने गीत गाना शुरू कर दिया उनको नाम को लेकर कि सन में सन आ गई और वसुंधरा गुजरा ने भागई। अभी सुनिए, एक गीत गा रही हैं महिलाएं। क्या घोर तपस्या की मिसाल रही इस गौरवमयी गुर्जर समाज के बीच में आकर के आपने जो अपना अमूल्य समय हम सबको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहे हो, इसके लिए सामूहिक युवा सम्मेलन समिति आपका वंदन करती है, अभिनंदन करती है, स्वागत। ये लोग गौरव के क्षण हैं। क्या घोर तपस्या की मिसाल रही इस गौरवमयी गुर्जर समाज के बीच में। मैंने पहले भी एक बार कार्यक्रम में कहा था कि वसुंधरा राजे जब 2003 में आई, तब उन्होंने एक नई परिभाषा दी थी कि 2 ही जात होती हैं, एक मर्द जात, एक औरत जात। तो आप देखिए किस तरह वो औरतों को अट्रैक्ट कर रही हैं, औरतों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, और ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है चुनाव के रण में, जिसको वो अभी से कंसोलिडेट कर रही हैं। वसुंधरा राजे ने जो 4 दिन में किया, उसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि वो उनके बेटे की लोकसभा सीट भी है और उनकी खुद की विधानसभा सीट भी है। वे सुबह रोज 11 बजे निकलती हैं, 10 से 11 के बीच में तैयार होकर, और रात को 3 बजे अपने घर पहुंच रही हैं। गांव-गांव में देर रात तक लोग उनका इंतजार करते मिलते हैं। वो एक से मिली, दूसरे से मिली, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं टालती जो उनसे मिलने का इच्छुक है। किसी भी ऐसे गांव को, किसी भी ऐसी ढाणी को जो रास्ते में पड़ती हैं, वो छोड़ती नहीं है। और पिछले 4 दिनों से ये सिलसिला अनवरत जारी है। रोज रात को 3 बजे, 2 बजे आकर घर पे सोती हैं, सुबह 11 बजे फिर निकल जाती हैं। तो एक तरह से वसुंधरा राजे ने अपना घर को टटोल लिया, झालावाड़ को, लोगों को सजग कर दिया, समझा दिया कि आने वाला है चुनाव, कैसे एक्ट करना है, कैसे चुनाव की तैयारी करनी है, कैसे वोट देना है, कैसे सब कार्यकर्ताओं को जागरूक रहकर काम करना है। ये दोनों नेताओं के दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। राजनीति में बहुत सारे लोग शहरी और ग्रामीण सीट में फर्क नहीं करते। उनको लगता है कि विद्याधर नगर इंपॉर्टेंट है, मालवीय नगर इंपॉर्टेंट है, आदर्श नगर इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं कि विधानसभा में मालवीय नगर के विधायक का भी 1 वोट है, विद्याधर नगर के विधायक का भी 1 वोट है, किशनपुर बाजार हवा महल के विधायक का भी 1 वोट है, और बागीडोरा से आने वाले विधायक का भी 1 वोट है, राजगढ़ से आने वाले का भी 1 वोट है, फुलेर से आने वाले का भी 1 वोट है। इसलिए इस बात पर मत जाइए कि शहरी क्षेत्रों में कोई विधानसभा क्षेत्र है और वहां पर प्रचार का कोई विशेष महत्व है, वहां के सपोर्ट का, वहां के झुकाव का कोई विशेष महत्व, ऐसा नहीं है।
और इस बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते हैं। मैं समझता हूं जो उनका संदेश जा रहा है, उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है, सीटें छांट ली हैं, कहां से उन्हें व्यापक विपुल समर्थन मिल सकता है। वागड़, मेवाड़ और पूरी राजस्थान, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में उनका जो विशेष एफर्ट रहेगा, सीट पाली की हो, जोधपुर की हो और डग की हो, कहीं की हो, एक सीट का मतलब एक विधायक। इसलिए वो रणनीति बनाकर इलाके, जातीय समीकरण, अपनी फॉलोइंग और अपने किए गए काम के प्रभाव, बनाए गए नए जिले, इन सबको देखकर एक रणनीति बना चुके हैं, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। उनके मूवमेंट को देखकर, उनके दौरों को देखकर और किस तरह वो उन्होंने सेलेक्ट किया है कि कहाँ जाना है, किन लोगों के बीच जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बात करनी है, क्या घोषणा करनी है, क्या रिलीफ देना है। इसलिए ये चुनाव की रणभेरी जब बजेगी तब बजेगी, लेकिन दोनों नेताओं ने पूरी ताकत के साथ काम शुरू कर दिया है। इन्होंने दूसरे इलाके देखे, वसुंधरा राजे ने सबसे पहले अपना घर देखा। अब आज एक बड़ी घटना हुई, एक सहज और सामान्य सी बात थी। प्रकाश सिंह बादल कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हो गया और उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, कई नेता वहां पहुंचे और राजस्थान के नेता सचिन पायलट भी वहां पहुंचे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बहुत बड़े स्टालवर्ड थे प्रकाश सिंह बादल, कई बार अकाली और भाजपा की मिश्रित सरकार को लीड किया उन्होंने, भाजपा के साथ मिलकर कई बार चुनाव लड़ा, केंद्र में भी उन्होंने अपने सांसद भेज के मंत्री बनवाए। प्रकाश सिंह बादल के इस कार्यक्रम में अचानक सचिन पायलट और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने हुए और दोनों ने हाथ मिलाया। सचिन पायलट हाथ मिला रहे हैं, आप पीछे से पहचान सकते हैं सचिन पायलट को, और अमित शाह उनसे हाथ मिला रहे हैं। दोनों में एक परिचित होने का सा अंदाज था और दोनों का हाथ मिलाना हालांकि एक औपचारिकता थी। हाथ मिलाते जा रहे हैं अमित शाह, लेकिन दोनों के हाथ मिलाने के क्या कोई सियासी मायने हो सकते हैं, पर निगाह रहेगी आने वाले समय में राजनीतिक पर्यवेक्षकों की, कांग्रेस आलाकमान की, खुद सचिन पायलट और अमित शाह एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये तो वही जाने। लेकिन चूंकि सरकार गिराने का एक एफर्ट हुआ था मानेसर के जरिए और बराबर सचिन पायलट कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट चले आ रहे हैं, इसलिए पायलट की संयोगवश हुई मुलाकात, मैं ये नहीं कह रहा कोई प्लान्ड मुलाकात है, संयोगवश हुई ये मुलाकात भी हाथ मिलाना कोई संदेश दे रहा है क्या, इस पर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या कुछ निकल कर आता है। और सचिन पायलट की जब बात चली तो बात चलेगी कांग्रेस के अंदरूनी हालात की। मैंने पहले भी कहा था कि अंदरूनी हालात कांग्रेस के और बीजेपी के लगभग एक जैसे हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट का इशू है और बीजेपी में वसुंधरा राजे का मुद्दा है, और वसुंधरा राजे के लिए आलाकमान क्या फैसला लेगा ये मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। उनके नतीजों के बाद पता लगेगा। वैसे आमतौर पर कहा जा चुका है कि मोदी के फेस पर चुनाव लड़ेंगे, किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे का क्या वजन रहेगा विधानसभा चुनाव में, क्या अहमियत दी जाएगी उनको, उनके सुझावों को, उनकी रणनीति को, उनके समर्थकों को टिकट देने के मामले में, ये सब मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा। बीजेपी आलाकमान, यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस आलाकमान की। कांग्रेस आलाकमान भी कर्नाटक चुनाव तक चुप रहना चाहता है, लेकिन सचिन पायलट के बारे में कांग्रेस आलाकमान ने मन बना लिया है। कांग्रेस आलाकमान ने अपना मैंडेट लगभग तय सा कर लिया है, ऐसा मुझे अनुमान लगा है। हाल ही के कर्नाटक दौरे में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात 1 से 1.5 घंटे तक चली, लंबी मुलाकात थी। उनके घर हुई, खड़गे के घर, और आप चित्र में देख रहे हैं
ये 1 से 1.5 घंटे तक चली और कर्नाटक चुनाव से ज़्यादा बातचीत राजस्थान के चुनाव को लेकर हुई, राजस्थान के हालात को लेकर हुई। मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है या मुझे ऐसे संकेत मिले हैं कि आला कमान भूल जाओ और साथ मिलकर चुनाव लड़ो, ये संदेश देने वाला है 13 मई के बाद। बीती बातें भूल जाओ, एक तरफ मानेसर की बगावत, एक तरफ 25 सितंबर और एक तरफ 11 अप्रैल का अनशन। तीनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल अगर खड़ी हैं तो कहीं पर कोई कटघरे में है, कहीं पर कोई कटघरे में है। आला कमान ये मैसेज देने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है, मुझे ऐसे संकेत हैं 13 मई के बाद कि बीती बातें भूल जाओ और सब मिलकर लड़ो चुनाव, और चुनाव लड़कर सत्ता में कांग्रेस को लेकर आओ, फिर देखी जाएगी। अब यह तय है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। अशोक गहलोत ने जो लीड हासिल कर ली है, अग्रता हासिल कर ली है, जो बढ़त हासिल कर ली है, पार्टी के भीतर जो एक तरह से उनका वर्चस्व सा हो गया है, न केवल यहाँ बल्कि दिल्ली तक में उनकी अहमियत को, उनके वर्चस्व को, उनकी राजनीतिक कार्यशैली को, उनकी रणनीति को एक मान्यता मिली। पूरे देश में उसकी चर्चा है। और जिस तरह मैंने कल कहा था कि बीजेपी के वैचारिक युद्ध के बदले, वैचारिक आक्रमण के बदले उन्होंने एक दूसरे तरह की थीसिस के सामने एंटी थीसिस खड़ी कर दी है, और उसमें रियायतें हैं, जनता से महंगाई के खिलाफ लड़ने का आह्वान और उसमें मदद देने का उपक्रम है, और जनता को सीधी राहत मिल रही है। बिजली फ्री, वजीफे, पढ़ाई के लिए सिलेंडर फ्री, 500 रुपये में क्षमा करें, ये सारी तरह की चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इंश्योरेंस का फ्री, स्वास्थ्य का, ये सारी रियायतें एक तरफ अशोक गहलोत के नाम से एक धारा बह चली है, और राम मंदिर धारा, अनुच्छेद 370 और हिंदुत्व और बहुत सारी बातें, राष्ट्रवाद एक तरफ है। और अगला चुनाव राजस्थान में इन दोनों के बीच होगा, तो इस द्वंद्व में कौन सी धारा बढ़त ले लेगी, अब ये स्पष्ट है कि अपनी इस फिलॉसफी ऑफ युद्ध, फिलॉसफी ऑफ इलेक्शन, इस रणनीति के साथ अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। और ये मैसेज निश्चित तौर पर 13 मई के बाद कांग्रेस आला कमान कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को दे देगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या सचिन पायलट को ये संदेश, हालांकि इसमें भूल जाओ की बात भी शामिल है, जो डबल फॉल्ट हुए मानेसर में और यहाँ पर अनशन के रूप में, उसको भी भूलने को तैयार है आला कमान, और गहलोत जी से भी कहेगी कि आप भूल जाइए और साथ मिलकर चलिए। और चुनाव में डिवाइडेड हाउस के रूप में कोई अपीयर नहीं होना चाहता, न बीजेपी न कांग्रेस। बीजेपी भी वसुंधरा को किसी तरह पूरा मैच देकर साथ चुनाव में लड़ने की कोशिश करेगी, और कांग्रेस भी अलग नहीं करना चाहेगी सचिन पायलट को, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है अशोक गहलोत को आगे करके चुनाव लड़ने के अलावा। इसलिए उनकी अग्रता में, उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संदेश मिलने के बाद सचिन पायलट का समूह, उनके समर्थक कैसे रिएक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं इसको, नहीं स्वीकार करते हैं, या वो अगले 5 साल की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस में बने रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, 11 जून राजेश पायलट उनके पिता की पुण्यतिथि है, और बड़ी खबरें थी सोशल मीडिया पे, अपनी पुण्यतिथि पर अलग पार्टी बनाएंगे, 2 लाख लोगों की रैली करेंगे दौसा में। फिर उनके निकटवर्ती सूत्रों ने खंडन किया, ऐसा कुछ नहीं है, रैली हो सकती है। स्वर्गीय राजेश पायलट के प्रति गुर्जर समाज में बड़ी आस्था है, दौसा के लोगों में, भरतपुर के लोगों में बड़ी आस्था है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अलग पार्टी के कंसेप्ट को सिरे से नकारा था उनके करीबी लोगों ने, उनके करीबी लोगों ने। तो अब आला कमान का जब ये निर्देश आएगा 13 मई के बाद, स्पष्ट बात होगी सब कुछ। उसके बाद सचिन पायलट का ग्रुप, सचिन पायलट खुद और उनके समर्थक इसे किस तरह लेते हैं, किस तरह आत्मसात करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह एक्ट करते हैं, आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे जब ये धरातल पर उतरेगा मैसेज आला कमान का। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। अब दोनों तरफ से बड़े बड़े राजनेता उतरने को तैयार हैं। 12 मई को माउंट आबू रोड आ रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर 15 को फिर आने की उनकी चर्चा है खाचरियावास। और कांग्रेस में भी अब
पूरी तैयारी के साथ लोग जुट रहे हैं 200 सीटों पर तैयारी करके। अशोक गहलोत पूरी रणनीति बनाकर दौरे कर रहे हैं पूरे राजस्थान के। आने वाले समय में दोनों ओर से कौन कौन मोर्चा लेते हैं और किस रणनीति के तहत काम करते हैं देखने को हमको मिलेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।